हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक डीपीएसपी लेकर उपस्थित हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज की कक्षा में शुरू करूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि पिछली कक्षा का एक छोटा सा रिकैप आपको मैं दूं। पिछली कक्षा में मैंने फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट किया था। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में मूल अधिकार में मैंने बताया था कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मूल अधिकार की जो प्रकृति है वो न्यायोचित है। मतलब मूल अधिकार कि प्रकृति न्यायोचित कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके अधिकार का कोई हनन करता है, अगर आपके अधिकार का कोई छीनता है, तो वैसी स्थिति में आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, न्यायालय से मदद की गुहार लगा सकते हैं। इसी कारण इसकी प्रकृति न्यायोचित बताया जाता है। आपको मालूम होगा कि मूल संविधान जो था उसमें 7 मूल अधिकार वर्णित थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इस तरह से 6 मूल अधिकार हैं जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों के बीच किया। 6 मूल अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक उपचारों का अधिकार, इन सारे चीज़ों का मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैं आप लोगों को निवारक निरोध कानून के बारे में भी मैंने चर्चा किया था, जिसमें मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को किसी का अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाता है, बल्कि उसको अपराध करने से रोका जाता है। निवारक निरोध का प्रयोग अपराध करने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही मैंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सारे रीट के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रमादेश, इस तरह का रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, इंडियंस को प्राप्त है, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो इंडियन के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। जब अपना देश भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया और उसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया। जब कोई विधि कानून संसद बनाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर वॉच करती है कि कहीं यह विधि मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रही है, और इस परिप्रेक्ष्य में कस्टोडियन के रूप में, एक संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। आज़ादी के समय चूँकि जो बातें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों से की गई, जो बातें, जो वादा लोगों से किया गया, वो सारे वादे उस परिस्थिति में पूरा कर पाना संभव नहीं था। तो वैसी बातों को जो संसाधन के अभाव में, परिस्थिति के अनुकूल नहीं होने के कारण पूरा नहीं हो पाया, उस परिस्थिति में उन सारे बिंदुओं को एक अलग सूची में रखा गया और उसी का नाम दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वे सारी बातें दर्ज है
और यह साफ वर्णित है कि अभी से नहीं, लेकिन जब भी वैसी परिस्थिति अनुकूल होगी तो ये चीज़ें राज्य को करनी चाहिए। राज्य से इन बातों की अपेक्षा रखी जानी चाहिए और उसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के रूप में हम लोग जानते हैं। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, डीपीएसपी को एक तरह से आप राज्य का कर्तव्य कह सकते हैं। इसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपका मूल अधिकार है, लेकिन राज्य के जो कर्तव्य हैं, राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य उसके लिए बाध्य नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो बातें करनी चाहिए, अगर वो बातें आप नहीं करते हैं तो जनता आपको सत्ता से हटा सकती है। और इस भय के कारण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो जो बातें शामिल किया गया है, समय समय पर सरकारें उस पर अमल करती है और उसको लागू करने का प्रयास करती है। तो आइए आज डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम लोग देखते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में वर्णित किया गया है। आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है सॉरी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की वर्णन किस भाग में किया गया है, तो आपका जवाब होगा भाग 4। इसका अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 तक, 36 से 51 के बीच में आर्टिकल 36 to 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको वर्णन मिलेगा। इसका स्रोत जो है, आपको मैं बता दूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड जो है इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो डीपीएसपी है, आयरलैंड ने डीपीएसपी को स्पेन के संविधान से ग्रहण किया और आयरलैंड से इंडिया ने ग्रहण किया, भारत ने ग्रहण किया। तो इसका स्रोत की अगर बात करें कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आपका जवाब होगा आयरलैंड। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मतलब सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का अर्थ हुआ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसकी प्रकृति की बात करें तो यह गैर न्यायोचित है। आपने देखा था कि मूल अधिकार क्या था, न्यायोचित, मतलब आप उसको न्यायालय में जा सकते हैं लेकर, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को आप लेकर न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि राज्य का कर्तव्य है, राज्य को करना चाहिए। आप उसके विरुद्ध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद, कोई केस दायर नहीं कर सकते। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत क्या, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। समाजवादी सिद्धांत में वैसे वैसे निर्देशक तत्वों को रखा गया है, वैसे वैसे आर्टिकल्स को रखा गया है जिससे सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना होती है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो समाजवादी सिद्धांत में आर्टिकल 38, 39, 39 का 41, 42, 43, 43 का 47, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब अगर आप आर्टिकल 38 की बात करें तो आर्टिकल 38 यहाँ पे आप देखिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना
और आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। ये दो बातें आर्टिकल 38 में कही गई है, अर्थात ये दो बातें समाजवादी सिद्धांत का माना जा सकता है। अब आपसे सवाल यूँ बनाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना निम्न में से किस वर्ग में आता है? एग्जाम्पल रहेगा समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा समाजवादी सिद्धांत। तो जब आप इस आर्टिकल को देख रहे हैं जैसे 39, तो 39 अगर हम देखते हैं तो 39 पे हम चलेंगे। 39 में क्या है? बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उचित अवसर, समुचित अवसर उपलब्ध करवाना। तो 39 हो गया। 39 का क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। 39 का हो गया। तो जो आर्टिकल यहाँ वर्णित है उसे आप नीचे आर्टिकल्स में देख सकते हैं और इसको इससे कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा अनुच्छेद किस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। तो मैंने यहाँ आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल का विवरण आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन आप चूँकि इंटरकनेक्ट कर सको, आप उसको कनेक्ट कर सको, इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा है। अब बात करें गांधीवादी सिद्धांत। आपको पता होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी एक रोल मॉडल थे और गांधी एक ऐसे छवि थे जिनसे लोगों को काफ़ी आशा था। तो चूंकि गांधी जो जो वादा लोगों से किए थे, गांधी जो जो चीज़ चाहते थे, उन सारी बातों को फंडामेंटल राइट्स में ला पाना संभव नहीं था। इसलिए उनके सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में रखा गया और वैसे सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। अब अगर गांधीवादी सिद्धांत की बात करें तो उसमें आर्टिकल 40, अब देखिए आर्टिकल 40 क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन, यानी ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी सिद्धांत है। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 देखिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ये आर्टिकल 43 बताता है। 40 उसके बाद है 43B। देखिए 43B क्या कह रहा है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये आपका 43B हो गया। फिर आर्टिकल 46 देखिए क्या कह रहा है? SC, ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, तो ये गांधीवादी सिद्धांत है। 47 है हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध या लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। फिर है 48 है गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास करना। तो ये सारे आर्टिकल्स, ये सारे अनुच्छेद जो है वो गांधी के विचार से प्रेरित थे, गांधी के विचार से संबंध रखते थे, इसलिए इनको गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। अगला है उदारवादिक सिद्धांत। उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित, जैसे हम लोग कहते हैं कोई व्यक्ति उदार है, मतलब उसकी प्रवृत्ति उदार है, तो जो उदार से संबंधित है उसको हम लोग कहते हैं उदारवादिता सिद्धांत। आर्टिकल कौन कौन सा आता है? 44। आर्टिकल 44 में देखिए क्या, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। हम सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अगर बनाएं, इसका मतलब हम उदार हैं, हम सबके लिए कल्याण करना चाहते हैं, सबका कल्याण करना चाहते हैं। तो इस सिद्धांत को उदारवादिता का सिद्धांत कहा जाता है। 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, इसको उदार है कि नहीं? 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य जो है वो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। फिर अब 48 देखिए कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग, कृषि में आधुनिक तरीके से खेती की जाए।
जो इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, उसका प्रयोग किया जाए, इन सारी चीज़ों का वर्णन है। 48A पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा कर सके, वन्य जीवों की रक्षा कर सके, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना, यह अनुच्छेद 49 के तहत है। 50 उदार बौद्धिक सिद्धांत में आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण निम्न में से निर्देशक तत्वों के किस वर्ग में आता है, तो आपका जवाब होगा उदार बौद्धिक सिद्धांत। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये उदारवादी में है। तो आप जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको आप 3 वर्ग में ही है, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। तो उदार बौद्धिक, गांधीवादी और समाजवादी मैंने आर्टिकल्स के साथ साथ लिखा है, आपको इसको इंटरकरेक्ट करके पढ़ते जाना है और आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी बातें किस वर्ग में आता है, कौन सी बातें किस आर्टिकल के तहत आता है। जब आप उसको इंटरकनेक्ट करके आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, और अगर आप रटने का कोशिश करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न, ये संभव नहीं, आप भूल जाएंगे। इसलिए आप उसको इंटरकनेक्ट करके पढ़ें। फिर नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संशोधन। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 4 बार संशोधन हुआ है। पहला 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें 4 तत्व जोड़े गए, 4 आर्टिकल जोड़ा गया। कौन कौन सा आर्टिकल? 39, 39A, 43A, 48A। अब देखिए 39, 39A, 43A और 48A, ये सारे अब यहाँ पे आप मिलाकर देख लीजिए। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में एक तत्व जोड़ा गया, अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, आय की असमानताओं को समाप्त करना, ये आपका 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया। आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था था, जिसको मूल अधिकार बना दिया गया है। मतलब आर्टिकल 45 को 21 का के तहत फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। फिर आपका है 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011, सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद 43B। 43B देखिए क्या है, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, यह आपका 97th अमेंडमेंट में किया गया था। तो इस तरीके से आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में समझना है, जानना है। तो एक बार आप इसको बिल्कुल इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। आइए मैं एक छोटा सा रिकैप आपके साथ करूं। आर्टिकल 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की जो परिभाषा है फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में जो है लगभग नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में वही है। तो राज्य की परिभाषा का वर्णन आपको आर्टिकल 36 में मिलेगा। 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, चूँकि नीति निर्देशक तत्व को हम न्यायालय में नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, लोक कल्याण हो इसके लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। आय के 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। मतलब समुदाय का जो भी भौतिक संसाधन है उसका नियंत्रण होना चाहिए, उसका वितरण होना चाहिए ताकि सबको उसका फायदा मिल सके। 39 ग धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। अगर कोई धन है या उत्पादन है कहीं एक जगह केंद्रित हो रहा है तो उसको रोकना ताकि हर लोगों तक वो पहुंच सके। घ पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर पुरुष और स्त्री अगर समान कार्य कर रहे हैं
तो उनको वेतन भी समान मिलना चाहिए। यह आर्टिकल 39 घ में नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। 39 अंगा पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। इसमें बोला गया है कि जो भी वर्कर्स हैं उसके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, बच्चे से काम नहीं लेना है, उनकी अवस्था का ध्यान रखना है। फिर आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आज जो आपका पंचायत चुनाव जो हो रहा है उसमें ग्राम पंचायत का जो गठन है वो नीति निर्देशक तत्व के तहत किया गया है। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, आवश्यकता पड़ने पर सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 काम के न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तब प्रसूति सहायता। मतलब काम ऐसा होना चाहिए जो न्याय संगत होना चाहिए, उसकी दशाएं ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर महिलाएं हैं तो उसको प्रसूति व्यवस्था होनी चाहिए, प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए। आर्टिकल 43 कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। जो वर्कर्स हैं उनको इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि उनका काम हो सके, उनका जीवन ढंग से चल सके, वो अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का ख्याल रख सके। 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज हैं, उसके मैनेजमेंट में वर्कर्स भी शामिल हों, इसके लिए कार्य करना। 43B सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन। 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। छोटे छोटे उद्योग हों तो आर्टिकल 43 में इसका चर्चा आपको मिलेगा। 43B सहकारी समितियां बना सकती हैं, स्वैच्छिक रूप से उसका गठन कर सकते हैं, आप खुद उसका नियंत्रण कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं। आर्टिकल 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। जो एक समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म नागरिक संहिता जो है वो आपका आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये आर्टिकल 45 में है। पहले इसमें था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जिसे अब 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया गया और यहाँ पे 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व के तहत किया गया। आर्टिकल 46 SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। मान लीजिए SC वर्ग के लोग हैं, ST है या कमज़ोर वर्ग के लोग हैं तो उसको मदद मिलना चाहिए, आर्थिक हित उसका बढ़िया हो, उसका ख्याल रखना चाहिए। 47 हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। मतलब नशीला पदार्थ का उपयोग नहीं होना चाहिए, ये नीति निर्देशक तत्व के तहत है। सरकार ये कर सकती, नहीं भी कर सकती है। आर्टिकल 48 गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। कोई दूध देने वाला पशु है तो उसकी हत्या ना हो, उसका बढ़िया से प्रॉपर ख्याल रखा जाए। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग। अगर आप कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसका आप इस्तेमाल करें। आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। मतलब आप पर्यावरण का संरक्षण करें, वन्य जीवों की रक्षा करें, ये प्रावधान आर्टिकल 48 का में है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। मान लीजिए कोई राष्ट्रीय महत्व का कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कोई सामूहिक भवन है, कोई संपत्ति है, उसकी रक्षा करना, उसका देखभाल करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग हो, आर्टिकल 50 बताता है। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इंटरनेशनल शांति हो, सुरक्षा हो, ये व्यवस्था आर्टिकल 51 में है।
तो ये आपका राजकीय नीति निर्देशक तत्वों में आपने देखा, आपको यहाँ से कोरिलेट करके पढ़ना है। ये निर्देशक तत्वों के समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी, किसमें क्या दिया उसको इंटरकनेक्ट करें, और संशोधन को आप देखें कि किस संशोधन में किस आर्टिकल को जोड़ा गया, और जिस आर्टिकल को जोड़ा गया उस आर्टिकल में क्या बात कही गई है। जब आप इस तरह से इंटरकनेक्ट करेंगे ना तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बार बार इसको ग्रुपिंग करके आप उसको याद कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा नीति निर्देशक तत्व DPSP से कुछ विद्वानों का क्या क्या मत रहा, और फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्वों में क्या डिफरेंसेस है। कल मैं चर्चा करूंगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो DPSP हैं वो दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। उससे लगातार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो कल हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।